हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव स्टडी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीआरपीसी के कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप अगर चैनल को पहली बार विजिट करें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा उसके पास बने बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इससे पहले के 70 प्रश्नों को मैं वीडियो क्रमांक 1 और 2 के साथ अपलोड कर चुका हूँ। प्रश्न क्रमांक 71 है कि साक्षी के द्वारा प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करने पर अथवा मांगे जाने पर दस्तावेज प्रस्तुत करने से इनकार करने पर उसे कारावास के दंड से दंडित किया जा सकता है, जिसकी अवधि होगी। पहला है 30 दिन, दूसरा है 7 दिन, 14 दिन या 1 महीना। कितनी अवधि के कारावास से उसे दंडित किया जा सकता है? सही ऑप्शन आपको बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक 7। ऑप्शन क्रमांक बी के 7 दिन से अनाधिक के कारावास से दंडित किया जा सकता है, अर्थात उस कारावास की अवधि 7 दिन से अधिक की नहीं होगी। सही ऑप्शन क्रमांक बी है। धारा 249 से संबंधित प्रावधान करती है। ये कहती है कि यदि दंड न्यायालय के समक्ष कोई भी साक्षी मांगे गए दस्तावेज को पेश नहीं करता है या प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करता है, तो ऐसे न्यायालय के द्वारा उन कारणों से जो कि लेखबद्ध किए जाएंगे उसे 7 दिन से अनाधिक की अवधि के सादा कारावास से दंडित किया जाएगा। अर्थात अवधि 7 दिन से अधिक की नहीं होगी। 7 दिन तक का, 7 दिन में कितने भी दिन तक का कारावास दिया जा सकता है और जो कारावास होगा वो सादा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सौदा अभिभाग अर्थात प्ली बार्गेनिंग का अध्याय दंड प्रक्रिया संहिता में जोड़ा गया था। दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा, जिसका अधिनियम संख्या 25, या दंड विधि संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा, जिसका अधिनियम संख्या 2 है, या दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2006, या दंड विधि संशोधन अधिनियम 2003। प्रश्न का सही आंसर आपको बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक बी, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा, जिसका कि अधिनियम संख्याक 2 है और 5/7/2006 को ये अंत स्थापित किया गया था, 5 जुलाई 2006 को। दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 21 में धारा 265A से लेकर के और 265L तक अभिभाग सौदेबाजी का उपबंध किया गया है। जो चैप्टर है वो 21A है। इस 21 में ही इसे अंतस्थापित किया गया है। यह दंड विधि संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि 5 जुलाई 2006 से प्रवर्तित हुआ था। प्रश्न है कि सीआरपीसी में पूर्व दोष सिद्धि को साबित करने से संबंधित कौन सा प्रावधान है? 296 है, 297 है, 298 है या 299 है? पूर्व दोष सिद्धि को सिद्ध करने के संबंध में कौन सी धारा प्रावधान करती है? सही आंसर आपको बताना है क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक सी, धारा 298 पूर्व दोष सिद्धि से संबंधित सेक्शन है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 298 के अनुसार पूर्व दोष सिद्धि या पूर्व दोष मुक्ति को किसी जांच, विचारण या कार्यवाही में साबित किया जा सकता है। प्रश्न है कि दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है? धारा 301 में, 306 में, 304 में या 309 में? सही आंसर, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक सी, धारा 304 निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में प्रावधान करती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 304(1) के अनुसार जहां के सेशन न्यायालय के समक्ष किसी विचारण में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किसी पीड़ित द्वारा नहीं किया जाता है और जहां न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त के पास किसी भी प्लीडर को नियुक्त करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, तो वहां न्यायालय उसकी प्रतीक्षा के लिए राज्य के व्यय पर प्लीडर उपलब्ध कराएगा। प्रश्न क्रमांक 75 है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 308 के अंतर्गत एक सह अपराधी जो कि क्षमादान की शर्तों को पूरा नहीं करता है का झूठा साक्ष्य देने के लिए अलग से विचारण हो सकता है, लेकिन निम्न की अनुमति से। सेशन न्यायालय, उच्च न्यायालय, राज्य सरकार या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, किसकी अनुमति से ऐसा विचारण हो सकता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक बी, उच्च न्यायालय की अनुमति से। सही ऑप्शन क्रमांक बी है। धारा 308 इस संबंध में प्रावधान करती है, जो कहती है कि जो व्यक्ति क्षमादान की शर्तों का पालन नहीं करता है वहां उसके द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध का विचारण उच्च न्यायालय की मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 76 है कि क्या मजिस्ट्रेट विचारण के दौरान घटना स्थल का निरीक्षण कर सकता है? नहीं कर सकता। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 310 के तहत मजिस्ट्रेट
स्वयं साक्षी नहीं हो सकेगा। नहीं, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 310 के तहत मजिस्ट्रेट केवल अभियोजन के प्रकरण तक ही सीमित रहता है। सी ऑप्शन है कि हाँ, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 310 के अनुसार साक्ष्य के उचित विवेचन के लिए ऐसा किया जा सकता है। डी है कि हाँ, लेकिन ऐसा निरीक्षण पत्रावली का भाग नहीं होगा। तो ऑप्शन क्रमांक सी धारा 310 से संबंध प्रावधान करती है कि मजिस्ट्रेट ऐसा कर सकता है। धारा 310 कहती है कि कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट किसी भी जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के किसी भी प्रकरण में पक्षकारों का सम्यक सूचना देने के पश्चात किसी भी स्थान में जिसमें कि अपराध का किया जाना अविकथित हो या किसी भी अन्य स्थान में वह जा सकता है या उसका निरीक्षण कर सकता है जिसके बारे में उसकी यह राय है कि उसका अवलोकन ऐसी जांच या विचारण में दिए गए साक्ष्य का उचित विवेचन करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है। प्रश्न है कि धारा 320 दंड प्रक्रिया संहिता की निर्दिष्ट अपराधों के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता में उल्लिखित अन्य सभी अपराधों को किस तरह का बताती है? अशमनीय बताती है, या न्यायालय की आज्ञा से समनीय है, या सत्र न्यायालय के द्वारा समनीय है, या उच्च न्यायालय के द्वारा समनीय है। धारा 320 क्या बताती है? प्रश्न का सही आंसर है ऐसे अपराध असमनीय है। सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन क्रमांक ए। धारा 320(9) के अनुसार अपराध का समन इस धारा के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अतः स्पष्ट है कि धारा 320 में निर्दिष्ट अपराधों के अतिरिक्त सभी अपराध ये असमनीय हैं। प्रश्न है कि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपराध के समन का प्रभाव होगा उस दांडिक मामले में। यदि अपराध का समन कर दिया जाता है तो उसका क्या प्रभाव होगा? अभियुक्त की दोष मुक्ति, अभियुक्त का उन्मोचन, आरोप विरचित किए जाने पर ही दोष मुक्ति, या आरोप विरचित कर दिए जाने पर उन्मोचन। तो सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन क्रमांक ए, अभियुक्त की दोष मुक्ति। धारा 320 का 8 ये कहता है कि अपराध के समन का प्रभाव उस अभियुक्त की दोष मुक्ति होगा जिसके द्वारा अपराध का समन किया गया है। नेक्स्ट है समनीय या असमनीय अपराधों का वर्गीकरण दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कहाँ दिया गया है? पहली अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में, धारा 321 सीआरपीसी के अंतर्गत, या धारा 320 सीआरपीसी के अंतर्गत। तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका ऑप्शन क्रमांक डी है, धारा 320 सीआरपीसी के अंतर्गत ये दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रश्न की व्याख्या है कि धारा 320 में समनीय तथा असमनीय अपराधों के बारे में उपबंध किया गया है। प्रश्न है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अधीन किया गया अपराध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अंतर्गत समनीय नहीं है? धारा 352, 353, 354 तथा 355 कौन सा ऐसा अपराध है जो कि समनीय नहीं है? तो देखिए, धारा 352 ये समनीय है, धारा 354 ये समनीय है तथा धारा 355 ये भी समनीय है। तो सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन क्रमांक बी, धारा 353 के अंतर्गत किया गया अपराध ये समनीय नहीं है। धारा 320 की जो सारणी दी हुई है उसमें धारा 352, 354 तथा 355 में वर्णित अपराधों को समनीय बताया गया है। प्रश्न है कि निर्णय सुनाए जाते समय किस मामले में अभियुक्त की उपस्थिति से अभिमुक्ति दी जा सकती है या अभियुक्त को उपस्थिति से उन्मुक्त किया जा सकता है? पहला दिया है कि जब न्यायालय ने अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति से पूर्व में ही अभिमुक्ति प्रदान कर दी हो। दूसरा है कि जब निर्णय दोष मुक्ति का हो। तीसरा है कि पहला तथा दूसरा दोनों अर्थात ए और बी दोनों हैं। और डी है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जब पहला इसमें यहाँ करेक्ट है कि जब न्यायालय ने अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति से पूर्व में ही अभिमुक्ति दे दी हो तथा जब निर्णय दोष मुक्ति क्या हो, तो दोनों ही यहाँ करेक्ट हैं अर्थात ए और बी। ऑप्शन क्रमांक आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक सी। धारा 353 का 6 ये बताता है कि निर्णय सुनाए जाने के लिए अभियुक्त को हाजिर होने की अपेक्षा उस दशा में नहीं की जाएगी जिसमें कि विचारण के दौरान उसकी व्यक्तिगत हाजिरी से उसे उन्मुक्ति दे दी गई है और दंडादेश केवल जुर्माने का है या उसे दोषमुक्त किया गया है। अब प्रश्न क्रमांक 82 है कि दीना बनाम भारत संघ का वाद किससे संबंधित है? मृत्युदंड से संबंधित है, फांसी के द्वारा मृत्युदंड दिए जाने से संबंधित है, या मृत्युदंड के निष्पादन में अधिक विलंब होने से संबंधित है, या हथकड़ी लगाने से संबंधित है? तो फांसी के द्वारा मृत्युदंड दिए जाने से संबंधित है दीना बनाम भारत संघ का मामला। दीना बनाम भारत संघ AIR 1983 सुप्रीम कोर्ट 1155 के मामले में मृत्युदंड की वैधानिकता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि फांसी पर लटकाना
एक बर्बरतापूर्ण तथा अमानवीय एवं अपमानजनक कृत्य है, अतः इसके स्थान पर किसी भी अन्य प्रक्रिया को प्रतिस्थापित किया जाए। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय किया था कि मृत्युदंड की यह अत्यंत सरल एवं अन्य साधनों की अपेक्षा कम कष्टकारी व्यवस्था है, अतः अनुच्छेद 21 के विपरीत नहीं है। अगला प्रश्न है कि न्यायहित में मजिस्ट्रेट के पास यह शक्ति है कि वह समन मामले का विचारण वारंट मामले की तरह कर सकता है, जिसमें कि उस मामले के अंतर्गत जिस अपराध के लिए विचारण हो रहा है वह दंडनीय है। 6 माह से अधिक के कारावास से, 4 माह से अधिक के कारावास से या 1 वर्ष से अधिक के कारावास से या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक ए कि 6 महीने से अधिक के कारावास से यदि ऐसा मामला दंडनीय है तो मजिस्ट्रेट समन मामले की जगह उसका विचारण वारंट मामले की भांति कर सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 359 इस संबंध में प्रावधान करती है, जो बताती है कि जब किसी ऐसे अपराध से संबंधित समन मामले के विचारण के दौरान, जो कि 6 माह से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, मजिस्ट्रेट को यदि यह प्रतीत होता है कि न्याय के हित में उस अपराध का विचारण वारंट मामलों की विचारण की प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए, तो ऐसा मजिस्ट्रेट वारंट मामले के विचारण के लिए उपबंधित रीति से उस मामले को पुनः सुनवाई कर सकता है और ऐसे साक्ष्यों को पुनः बुला सकता है जिनकी परीक्षा की जा चुकी है। प्रश्न है कि दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा ये उपबंध करती है कि सत्र न्यायालय के द्वारा दिए गए मृत्युदंड का निष्पादन के पूर्व उच्च न्यायालय के द्वारा उसकी पुष्टि आवश्यक होती है। धारा 366, 368, 369 या 371। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक सी, धारा 366 इस संबंध में प्रावधान करती है कि मृत्युदंड दिए जाने से पूर्व उसका निष्पादन उच्च न्यायालय के द्वारा होना आवश्यक है। धारा 366 कहती है कि सेशन न्यायालय जब मृत्युदंडादेश पारित करता है तब कार्यवाही उच्च न्यायालय को प्रस्तुत की जाएगी और दंडादेश तब तक निष्पादित नहीं किया जाएगा जब तक उच्च न्यायालय के द्वारा उसे पुष्ट न कर दिया जाए। मृत्युदंड के पुष्टिकरण के लिए उच्च न्यायालय के कम से कम कितने न्यायाधीशों के हस्ताक्षर होना आवश्यक होता है? तो कम से कम 2 न्यायाधीशों के हस्ताक्षर होना आवश्यक होता है। सही ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन क्रमांक आपका बी है। अन्य ऑप्शन में 3, संख्या 3, 4 तथा 5 भी दी गई है। धारा 369 ये बताती है कि मृत्युदंड के प्रत्येक मामले में उच्च न्यायालय के द्वारा दंडादेश का पुष्टिकरण या उसके द्वारा पारित कोई भी न्याय दंडादेश या आदेश, यदि ऐसे न्यायालय में 2 या अधिक न्यायाधीश हों तो उनमें से कम 2 न्यायाधीशों के द्वारा पारित किया जाएगा और हस्ताक्षरित किया जाएगा। प्रश्न है कि न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय के द्वारा पारित दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ होगी? पहला है मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में, बी है कि सत्र न्यायालय में, सी है उच्च न्यायालय में तथा डी है उच्चतम न्यायालय में। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक बी, सत्र न्यायालय में। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय के द्वारा पारित दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील ये सेशन कोर्ट में की जा सकती है। सही ऑप्शन का है ऑप्शन क्रमांक बी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378(1) के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट किसी भी समय में लोक अभियोजक को किसी भी संज्ञेय या अजमानती अपराध की बाबत किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा पारित दोष मुक्ति के आदेश से सेशन न्यायालय में अपील उपस्थित करने का निर्देश दे सकेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब उच्च न्यायालय या कोई भी सेशन न्यायालय अपनी अधिकारिता के अधीन किसी भी अवर दंड न्यायालय के समक्ष की किसी भी कार्रवाई के अभिलेख का परीक्षण करने हेतु मंगाता है तो उसे क्या कहते हैं? निर्देश कहा जाता है, पुनर्वालोकन कहा जाता है, परीक्षण कहा जाता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक सी, इसे पुनरीक्षण कहा जाता है। रिवीजन का प्रावधान। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 जो कि पुनरीक्षण का प्रावधान करती है, इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय या कोई भी सेशन न्यायालय अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर स्थित किसी भी अवर दंड न्यायालय के समक्ष की किसी भी कार्रवाई के अभिलेख को किसी भी अभिलिखित या पारित किए गए निष्कर्ष दंडादेश या आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में और ऐसे अवर न्यायालय की किन्हीं भी कार्रवाइयों की नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन से ऐसे अभिलेखों को मंगा सकता है। प्रश्न है कि धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जमानत पर छोड़े गए
छोड़े जाने का निर्देश देने का क्षेत्राधिकार किसमें निहित है? तो जमानत पर छोड़े जाने का निर्देश देने का क्षेत्राधिकार ऑप्शन क्रमांक ए है केवल उच्च न्यायालय में, ऑप्शन क्रमांक बी है केवल सत्र न्यायालय में, सी है केवल मजिस्ट्रेट में, तथा तीसरा है उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय दोनों में। तो सही ऑप्शन का है ऑप्शन क्रमांक डी। धारा 438 के अंतर्गत जमानत पर छोड़े जाने का निर्देश देने का क्षेत्राधिकार ये हाई कोर्ट एवं सेशन कोर्ट दोनों को होता है, कोर्ट ऑफ सेशन या सेशन कोर्ट। धारा 438 के अनुसार उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय ही केवल ऐसे सक्षम न्यायालय हैं जो किसी व्यक्ति के पक्ष में ऐसा निर्देश दे सकते हैं जिससे कि गैर जमानती अपराध करने के दोषारोपण पर गिरफ्तार किए जाने की आशंका होती है। प्रश्न है कि दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 459 में 10 रुपये से कम शब्दों को किन शब्दों से प्रतिस्थापित किया गया है? पहला है कि 500 रुपये से कम, 50 रुपये से कम, 100 रुपये से कम तथा 200 रुपये से कम। इसे प्रतिस्थापित किया गया है ऑप्शन क्रमांक ए 500 रुपये से कम। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 459 में 10 रुपये से कम शब्दों के स्थान पर 500 रुपये से कम शब्द संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा प्रतिस्थापित किए गए हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में मजिस्ट्रेट के द्वारा की गई अनियमितता कार्रवाई को दूषित नहीं करेगी? पहला है कि भरण पोषण के लिए आदेश देना, सदाचार के लिए प्रतिपूर्ति की मांग करना, सह अपराधी को क्षमादान करना तथा किसी भी अपराधी का संक्षिप्त विचारण करना। किस मामले में मजिस्ट्रेट के द्वारा की गई अनियमितता कार्रवाई को दूषित नहीं करेगी, ये पूछा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक सी, सह अपराधी को क्षमादान करना। इस संबंध में धारा 460 ये प्रावधान करती है कि धारा 306 के अधीन क्षमादान करना चाहे मजिस्ट्रेट विधि के द्वारा सशक्त है या नहीं है, गलती से सद्भावना पूर्वक यदि उस बात को करता है तो उसकी कार्रवाई इस आधार पर कि वह इसके लिए सशक्त नहीं था अपास्त नहीं की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के अंतर्गत कोई भी न्यायालय किसी ऐसे अपराध का संज्ञान जो कि 1 वर्ष से अनाधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है नहीं लेगा। 1 वर्ष की समाप्ति के पश्चात, 6 मास की समाप्ति के पश्चात या 3 माह की समाप्ति के पश्चात या 2 साल की समाप्ति के पश्चात 1 वर्ष से अनाधिक की अवधि के जिसके लिए 1 वर्ष से अनाधिक की अवधि का कारावास है के मामले का संज्ञान कितने वर्ष के पश्चात नहीं लेगा, ये पूछा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक ए 1 वर्ष की समाप्ति के पश्चात इस तरह के अपराध के किए जाने का संज्ञान नहीं लेगा। धारा 468 का 2 ये बताता है कि कोई भी न्यायालय ऐसे किसी अपराध का विचारण 1 वर्ष के पश्चात नहीं करेगा जो कि 1 वर्ष से अनाधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के अनुसार 2 वर्ष की अवधि से दंडनीय कारावास के लिए परिसीमा काल कितना है? 6 महीने है, 1 वर्ष है, 2 वर्ष है या 3 वर्ष है। 6 महीने से 2 वर्ष से अधिक की अवधि से दंडनीय अपराध के लिए परिसीमा काल की अवधि पूछी गई है कि कितनी है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक डी, ऐसे अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए समय अवधि है ये 3 वर्ष है। धारा 468(2) का ग ये बताता है कि कोई भी न्यायालय किसी भी अपराध का संज्ञान 3 वर्ष की समाप्ति के पश्चात नहीं करेगा तथा जहां के अपराध 1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से अनाधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है। प्रश्न है कि 3 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के संज्ञान के लिए परिसीमा काल कितना होगा? 90 दिन होगा, 1 वर्ष होगा, 3 वर्ष होगा या किसी परिसीमा काल का प्रावधान नहीं है। जहाँ के मामला 3 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है तो वहाँ परिसीमा काल की अवधि किसी परिसीमा काल की प्रावधान की आवश्यकता नहीं है, अर्थात कोई भी परिसीमा काल का निर्धारण नहीं है। तो सही ऑप्शन का है ऑप्शन क्रमांक डी। धारा 468 के परिसीमा काल संबंधी उपबंध ऐसे उपबंधों के प्रति लागू नहीं होंगे, ऐसे अपराधों के प्रति लागू नहीं होंगे जो कि 3 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय हैं। प्रश्न है कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत उच्च न्यायालय के द्वारा अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है? धारा 482 में, 483 में, 484 में या 480 में। तो उच्च न्यायालय के द्वारा अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है धारा 482 के अंतर्गत। सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन क्रमांक ए।
नेक्स्ट है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? किसी भी दंड न्यायालय के द्वारा, किसी उच्च न्यायालय के द्वारा, सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों, या उच्च न्यायालय तो केवल उच्च न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग धारा 482 के अंतर्गत कर सकते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 बताती है कि उच्च न्यायालय अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग निम्न मामलों में कर सकता है। पहला है कि संहिता के अधीन किसी भी आदेश को प्रभावी करने के लिए, किसी भी न्यायालय की कार्रवाई का दुरुपयोग निवारण के लिए एवं किसी भी अन्य प्रकार से न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए। प्रश्न है कि सिद्धदोष के मृत्यु दंडादेश का निष्पादन जब तक वह मर न जाए तब तक गर्दन से लटका करके करने का ढंग दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किस उपबंध के अंतर्गत किया गया है? धारा 413 में, संहिता की दूसरी अनुसूची के प्रारूप संख्या 42 में, धारा 416 में या धारा 414 में? तो ये प्रावधान किया गया है संहिता की दूसरी अनुसूची के प्रारूप क्रमांक 42 में। सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन क्रमांक बी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ अन्य प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षार्थी इन वीडियो से लाभ उठा सकें। सभी ऐसी प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए जिनमें कि CRPC वाले भाग से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एवं आप हमारे टेलीग्राम चैनल ला स्टडी के साथ भी जुड़ सकते हैं।